वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम मेरे शहज़ादे और शहज़ादियों, उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम टू दी क्लास नंबर 5, ऊपर वाली हेडिंग में लिखना क्लास नंबर 5 ऑफ कंसोलिडेशन। जॉइंट अरेंजमेंट इसमें हम पढ़ेंगे आज। और जॉइंट अरेंजमेंट्स IFRS 11 के अंदर टर्म यूज़ हुई। और जॉइंट अरेंजमेंट्स की जब बात होती है तो ये क्या होता है इसको ज़रा समझते हैं और बहुत अच्छे से बहुत गहराई में समझेंगे। आप सब रहिएगा मेरे साथ, आ जाएगा इंशाल्लाह स्वाद, मज़ा आ जाएगा इंशाल्लाह आपको। तो आ जाए सर, हम आते हैं और पढ़ते हैं भैया ये क्या सीन है जॉइंट अरेंजमेंट्स। आज की क्लास का टॉपिक इसी पे होगा। तुमने कहा सर आ जाए। सबसे पहले इसकी ज़रूरत कहाँ पेश आती है? इसकी ज़रूरत पेश आती है यूजुअली आपकी ऑयल एंड गैस इंडस्ट्रीज़ में, जैसे पाकिस्तान के अंदर PPL है, OGDC है, मारी है, बाकी लोग, सही ना। अब उधर क्यों ज़रूरत पेश आती है इसको भी ज़रा समझते हैं। सही है, यूँ पेश आती है क्योंकि सर हमने कहा कि आप एक कंपनी के पास इतने पैसे नहीं होते कि भैया वो जाकर के पूरा एक साइट पर जाए, ड्रिलिंग करे, खोदे, देखे तेल निकला नहीं निकला, है ना। इसीलिए दुनिया के बहुत सारे मुल्क हैं जो वेनेजुएला के ऊपर अमेरिका ने अटैक किया था, सही है ना। भैया ये क्यों क्यों किया था? वेनेजुएला के पास खुद पैसे नहीं थे कि वो जाकर, उसके पास ज़खायर बहुत नहीं है, पता चल गया कि उनको तेल निकालने में भी ना तेल निकल जाता है, तेल निकालने में भी तेल निकल जाता है। तो वेनेजुएला का तेल निकल गया, उनके पास पैसे ही नहीं थे, तो फिर उसके लिए अमेरिका ने कहा भैया तुम क्यों टेंशन लेते हो, हाँ मैंने तुम पे हमला करके हम तेल निकाल लेंगे। तो पैसे बहुत चाहिए होते हैं। जब पैसे बहुत चाहिए होते हैं ना तो दो कंपनीज मिल करके तेल निकालती हैं, कोई भी प्रोजेक्ट पे काम कर सकती हैं। तो उसको हम कहते हैं जॉइंट अरेंजमेंट्स। क्या कहते हैं? जॉइंट अरेंजमेंट्स। यहाँ तक क्लियर है? अब आ जाए। जब जॉइंट अरेंजमेंट्स की बात होती है तो दो टर्म्स यूज होती है, जॉइंट ऑपरेशंस और जॉइंट वेंचर। OGDC और PPL ने कहा हम मिल के निकालेंगे तेल, तो वो दो तरीक़ों से जो मिल के तेल निकालना है उसको फॉर्मलाइज कर सकते हैं। तो एक अगर वो करेंगे जॉइंट ऑपरेशंस के तौर पे तो उसके केस में याद रखना IFRS 11 अप्लाई होता है, और अगर जॉइंट वेंचर करते हैं तो IAS 28। अब इनका बेसिक फ़र्क समझ लो। अगर तुम्हें फॉर्मली काम तो अलग करना हूँ उससे, लेकिन कोई सेपरेट एंटिटी नहीं बना रहा, AOP कर रहा हूँ या मैं सोल प्रोप्राइटर कर रहा हूँ, कंपनी नहीं बना के काम कर रहा, OGDC और वो कहते हैं PPL मिल करके भैया काम करते हैं, तेल निकालते हैं, लेकिन इसके लिए हम कोई अलग से कंपनी रजिस्टर नहीं कराएंगे। हम एक एग्रीमेंट साइन कर लेंगे कि दोनों पार्टनर है, उसकी बेस पर हम काम शुरू कर देंगे, तो ये जॉइंट ऑपरेशन है। और अगर वो एक अलग से प्रॉपर फॉर्मल सेपरेट कंपनी बनाएंगे तो सर ये हो जाएगा जॉइंट वेंचर, फिर उसके ऊपर IAS 28 अप्लाई हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स एंड जॉइंट वेंचर। लेकिन अगर तो वो जॉइंट ऑपरेशन है तो उसके ऊपर IFRS 11 अप्लाई हो जाएगा। तो जॉइंट अरेंजमेंट में आपको देखना होता है, ठीक है। नो सेपरेट एंटिटी कैन बी AOP और SP बोले तो सोल प्रोप्राइटर बट नॉट कंपनी। ज्वाइंट वेंचर के बारे में दरिंदा हमसे चिल्ला चिल्ला के कह रहा है। क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि भैया इसके ऊपर IAS 28 अप्लाई हो जाएगा, ये सेपरेट कंपनी होगी। अब आ जाते हैं ना सर PPL OGDC वाले एग्जांपल का, और बड़े हमने कहा किया इन्होंने नो प्रॉपर सेटअप है, तो उस केस में जॉइंट ऑपरेशन अगर प्रॉपर सेटअप है तो आपके पास जो है ना ये जॉइंट वेंचर है। जॉइंट वेंचर में इक्विटी शेयर होगा, इक्विटी अकाउंटिंग होगी, तो जॉइंट वेंचर की अकाउंटिंग देखेंगे। अब जब नो प्रॉपर शेयर होगा ना, जॉइंट ऑपरेशन होगा, नो प्रॉपर सेटअप होगा, सही है ना, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में होगा ये कि सर हम प्रोपोर्शनेट कंसोलिडेशन करेंगे। वो किस बला का नाम है कि हम दोनों के रेवेन्यू और कॉस्ट को प्रोपोर्शनेटली देंगे। पर समझ में आ गया? सही से कंपनी बना कर किया जॉइंट वेंचर, कंपनी नहीं बनाई, काम कर रहे हैं जॉइंट ऑपरेशंस। जॉइंट ऑपरेशंस में हर चीज़ को परसेंटेज से मल्टीप्लाई करके दे दो। लेकिन अगर तुम कंपनी बना रहे हो तो हर चीज़ को परसेंटेज से मल्टीप्लाई करोगे, तुम उसके अंदर इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट वाली अकाउंटिंग करोगे जॉइंट वेंचर में। तो आ जाओ शुरू करते हैं पहला सवाल, और पहला सवाल ये है ब्लास्ट, है ना। फर्म में जैसे तुम लोग अभी थोड़े टाइम में कभी कभी होगा तुम्हारे साथ ब्लास्ट, सही है। आ जाए। ब्लास्ट has a 30% share in joint operation. The assets, liabilities, revenues and cost of the joint operation are apportioned on the basis of shareholdings. भाई देखिए जो ब्लास्ट है हमने कहा उसके पास 30% शेयर इन जॉइंट ऑपरेशन। जॉइंट ऑपरेशन का वर्ड अगर इसने यूज़ किया है, ठीक है, तब आ जाए। फिर कह रहा है फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू द जॉइंट अरेंजमेंट एक्टिविटी फॉर द साल एंडेड 30 नवंबर 2002। द मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, सही है, क्या कह रहा है उसके बारे में? कॉस्ट 30 मिलियन टू कंस्ट्रक्ट एंड वॉज कंप्लीटेड ऑन 1 दिसंबर 20x1। 30 मिलियन का खर्चा लगा हमें इसको बनाने में और 1 दिसंबर को कंप्लीट हुई। एंड इज टू बी डिसमेंटल्ड एट द एंड ऑफ इट्स एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ 10 साल।
डिसमेंटलिंग कॉस्ट भी आ गई, फ्रिक वन याद आ गया तुम्हें। फिर आते हैं द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द डिसमेंटलिंग कॉस्ट टू द ज्वाइंट अरेंजमेंट और एट 1 दिसंबर 2001 यूजिंग डिस्काउंट रेट ऑफ 8% वॉज 3 मिलियन। प्रेजेंट वैल्यू में निकाल कर दे दी। सो स्वीट, पूरा सवाल खुद करेंगे हम, टेंशन ना लें। ड्यूरिंग द साल एंडेड 30 नवंबर, साल कब खत्म हो रहा है इस दरिंदे का? 30 नवंबर को 20x2 द ज्वाइंट ऑपरेशन एंटर्ड इनटू द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। गुड्स विद प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ 36 मिलियन वर सोल्ड फॉर 50 मिलियन। सही है, पीपीएल ओजीडीसी ने एक बनाया था, उसके गुड्स भी उन्होंने निकाल कर तेल निकाला, 36 मिलियन की लागत आई, 50 मिलियन में टिका दिया। अदर ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी है? 1 मिलियन की। एडमिन कॉस्ट कितनी है? 2 मिलियन की। ब्लास्ट हैज ओनली अकाउंटेड फॉर इट्स शेयर ऑफ द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी अमाउंटिंग टू 9 मिलियन। The revenue and cost are receivable and payable by the two other joint operation partners। अच्छा याद रखना, इसमें एक से ज़्यादा भी पार्टनर हो सकते हैं। OGDC PPL मारी भी हो सकता है। Who will settle amount outstanding with the blast after deporting it। अब इसकी तो खुद से पढ़ लें, उर्दू में इसको मैं समराइज भी कर देता हूँ। सही है, क्या समराइज किया इसको मैंने उर्दू के अंदर भैया? मैंने कहा पढ़ते हैं 30% शेयर था हमारा ज्वाइंट ऑपरेशन में, और ज्वाइंट ऑपरेशन का वर्ड यूज़ कर लिया, इसका मतलब यही है कि हमें प्रोपोर्शनेट अकाउंटिंग करनी है, कंसोलिडेशन करनी है। फिर बोला मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी 30 मिलियन की कॉस्ट हुई थी, प्रेजेंट वैल्यू डिसमेंटलिंग कॉस्ट भी थी, वो भी थी। टोटल साल के दौरान ये काम किया है, और अभी जो है हमने अपना शेयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को अकाउंट फॉर किया, मतलब जो हमारा 30 मिलियन की जो ये कॉस्ट लगी है ना, इसका हमारा कितना बनता है 30% के हिसाब से बता दो, 9 मिलियन, वो हमने अकाउंट फॉर किया है। और रेवेन्यू एंड कॉस्ट आर रिसीवेबल एंड पेबल बाय द अदर टू ऑपरेटर्स हु विल सेटल अमाउंट विद आफ्टर डिपोर्टिंग डेट। इसको देख लेते हैं क्या करेंगे। ये समझ में आ गया कि ये वाला कैसे ज्वाइंट ऑपरेशंस, इसके अंदर हमें क्या करनी है? कंसोलिडेटेड अकाउंटिंग करनी है। क्या करनी है? प्रोपोर्शनेट कंसोलिडेशन करनी है। कैसे करते हैं आए वो समझते हैं। हमने कहा सर आते हैं, सबसे पहले हम इसका पीएनएल बताएंगे, आपके दांतों की तरह साफ और शफाफ है वो। रेवेन्यू क्या होगा? 50 मिलियन का 30%। सिंपल, जो हमें सवाल में गिवन है भैया कि ये तुम्हारा जो है ना 50 मिलियन, इसका दे दिया कितना? सिंपल से अल्फाज में साधारण ज़बान में अगर हम बात करें तो हमने कहा सर इसका हो गया 30%, है ना। तो हमने कहा सर ये हो गया इसका 30 मिलियन। कॉस्ट कितनी है अगर तुम गौर से देखो? 36, उसका भी 30% आ गया। अदर कॉस्ट कितनी है? हमने कहा सर 1 की, उसका भी 30%। एडमिन एक्सपेंसेस कितने हैं? 2 के, उसका भी 30%। तो अगर तुम गौर से देखना जाओ ना मेरा बच्चा, तो हमने सबका 30% दे दिया यहाँ से यहाँ तक। सही है। फिर आगे आते हैं, डेप्रिसिएशन कहाँ से आ गई? ये यहाँ से आई। हमने कहा सर देखें 30 का तो प्लांट लगाता है ना, फिर ये 3 किस बला का नाम है अभी बताते हैं आपको, टेंशन की तो बात ही नहीं है सर। ये 3 है डिसमेंटलिंग कॉस्ट, है ना। देखो अगर ये डिसमेंटलिंग कॉस्ट है 3 की, तो ये भी आ गई। तो हमने कहा सर ये 3 की आ गई डिसमेंटलिंग कॉस्ट। अब जो ये 3 की डिसमेंटलिंग कॉस्ट है, सही है ना, हमने कह दिया सर 30 + 3 33 डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 0.3। तो हमने कह दिया सर 0.99 की जो आ गई हमारे पास डेप्रिसिएशन भी आ गई। देखो पहले पूरी डेप्रिसिएशन निकाली, हमने कहा हमारा 30% शेयर होगा, वो हमने ले लिया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक तुम समझ गए होगे। 33 डिवाइडेड बाई 10 × 0.3। फिर आते हैं इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन डिसमेंटलिंग। 3 को मल्टीप्लाई बाई कर दिया हमने 0.08 से। सही है, ये 0.08 क्यों है? क्योंकि हमारे पास सूदी रेट कितना है भाई? 8%। और इसको भी फिर हमने मज़ीद मल्टीप्लाई किया, ये शायद आपको नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, इसको भी हमने मज़ीद जो है मल्टीप्लाई कर दिया कि ये हमारा 0.3 से मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है ना। तो हमने कह दिया भैया ये हो गया हमारा मज़ीद 0.3 से मल्टीप्लाई, और हमने कह दिया हमारे पास ये हो गया, अगर आप गौर से देखें 0.07। ठीक है, इंटरेस्ट एक्सपेंस जो होगा भैया वो भी तो एक्सपेंस ही होगा ना। तो 3 मिलियन की जो डिसमेंटलिंग थी उसका 8% निकाला, और सिंपल हमने अपने 30% से मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमने कह दिया हमारे पास आ गया कि प्रॉफिट फ्रॉम जॉइंट वेंचर ऑपरेशंस कितना, ये हमने फ्रॉम नहीं होगा, प्रॉफिट फ्रॉम है ना। हमने कह दिया भैया तुमको डाल दें प्रॉफिट फ्रॉम, फ्रॉम नहीं, प्रॉफिट फ्रॉम, ये भंड है हमारा, प्रॉफिट फ्रॉम जॉइंट ऑपरेशंस 2.24। ये क्लियर, इस कुछ भी नहीं किया, रेवेन्यू उठाए, जो उसने सिंपल सी रेवेन्यू कॉस्ट थी तो उनको ले लिया, कुछ कॉस्ट हमने अपनी तरफ से डाली, डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट जो कि सवाल में गिवन थी। इसने ये तो नहीं बताएगा इतना तो हमसे काम करवाएगा, वो हमने कर लिया। अब आ जाए सर इसकी कंसोलिडेटेड एंट्री क्या होगी, कॉस्ट की एंट्री और रेवेन्यू की। इधर देख लें, कॉस्ट ऑफ सेल्स, सिंपल हमने ऊपर वाला चीज़ें उठाई, कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट, ऑपरेटिंग कॉस्ट, एडमिन कॉस्ट, डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट एक्सपेंस, रेवेन्यू क्रेडिट कर दिया 15 से,
और हमने जो है CRE को देख लिया, सही है। और हमने क्या किया सर, हमने जो है CRE को देख लिया कि भैया हमारा जो है ये CRE कितना आ रहा है, ठीक है सर। तो हमने कह दिया सर हमारे पास आ गया कि हमारे जो इसकी मदद से हमारे पास प्रॉफिट आया है वो कितना आ गया सर, वो आ गया हमारे पास 2.24। अब आपको दिमाग में आएगा सर ये CRE ये भला डेबिट क्यों हो रहा है, क्योंकि हम क्लोजिंग एंट्री पास कर रहे हैं। रेवेन्यू कॉस्ट हमने डाला तो जो प्रॉफिट का अमाउंट था CRE को हमने एक तरीके से वो कर दिया कि भैया ये हमारा प्रॉफिट का एलिमेंट है, जो हमारे पास जो चीज़ अभी ये जो है ना रिटेन अर्निंग के अंदर चला गया, बेसिकली क्लोजिंग एंट्री है, ये हमने बता दिया ऑटोमेटिकली रिटेन अर्निंग के अंदर फ्लो हो जाएगा, ठीक है। ये इस वजह से डेबिट है, ये नहीं समझना कि लॉस हो रहा है, प्रॉफिट ही हो रहा है। डेबिट यहाँ पर शो कर रहा है कि भैया ये वहाँ पर अच्छा। इंडिविजुअल बुक्स में क्या एंट्री अभी तक हुई हुई है, बैंक डेबिट तो बैंक क्रेडिट इन्वेस्टमेंट डेबिट, ठीक है। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ बिल्कुल मैं क्लियर होगा। फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये डेबिट शो कर रहा है प्रॉफिट को कि भैया इतना हमारा प्रॉफिट हुआ है। तो ये प्रॉफिट की जो क्लोजिंग एंट्री होती है ना कि P&L क्लोज होकर रिटेन अर्निंग में जा रहा है, ये वाली एंट्री हो रही है, ठीक है, कि हम इसको रिटेन अर्निंग की तरफ भेज रहे हैं। अब आ जाते हैं सर इसका अपना क्या कहते हैं, और इसकी हम दूसरी एंट्री ये भी बना सकते हैं अगर आप गौर से जाएं तो हमने कहा कि हम इसकी एक और एंट्री बना सकते हैं, जो कि हम कह सकते हैं कि सर टोटल एंट्री पे अगर हम जाएं तो हमने कह दिया सर कॉस्ट ऑफ सेल, ऑपरेटिंग कॉस्ट, ये सारी चीज़ें ली। अब हमने कह दिया कि चलो पहले बैलेंस शीट समझ लेते तो मैं और ज़्यादा आसान हो जाएगा। हमने कहा सर बैलेंस शीट पे हम आए और हमने कहा भैया कि एसेट था 30 का, एसेट था 3 की, इसके ऊपर अगर तुम देखो तुम्हें याद है वो थी इंक्रीमेंटल, वो थी डेप्रिसिएशन थी, ओ डिसमेंटलिंग कॉस्ट थी। तो हमने कहा 30 + 3 इंटू 30% हमारा हुआ। फिर हमने क्या कर दिया सर, अपने हिस्से की डेप्रिसिएशन भी ले ली, जो कि अभी हमने निकाली थी 0.99, ठीक है। अगर तुम गौर से देखो, किससे देखो, गौर से देखो, तो ये हमने 0.99 यहाँ पे निकाली हुई है, ठीक है ना। तो हमने कह दिया कि भैया हमने ये 0.99 की डेप्रिसिएशन निकाल करके इसको भी इधर डाल दिया। तो 8.91 दिस अमाउंट इज टू बी शोन इन SOFP ऑफ लास्ट SPP। फिर रिसेबल पे आते हैं। हमें अभी तक रेवेन्यू नहीं मिला, ये हमारा रिसेबल था दूसरे ऑपरेटर से, तो हमने अपना रिसेबल रिकॉर्ड कर लिया 15 का। फिर पेबल पे आते हैं। सर ये पेबल की फिगर कैसी आई, पेबल की फिगर अभी हम आपको बताते हैं कैसी आई। ये पेबल की फिगर आई इन 3 चीज़ों का सम, किन 3 चीज़ों का सम अभी बताता हूँ। ये कॉस्ट ऑफ सेल्स, ऑपरेटिंग कॉस्ट और एडमिन एक्सपेंस, ठीक है। 11.7 डेप्रिसिएशन हमारा नॉर्मल पेबल नहीं है, वो तो मतलब कैश फ्लो नहीं है, इसलिए हम उसको नहीं लेंगे, सही है। बाकी इंटरेस्ट एक्सपेंस जो है हमारा वो भी प्रोविजन है, उसको हम अलग से रिकॉर्ड करेंगे। तो पेबल की फिगर कहाँ से है हमारे पास 11.7। फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये आइए आपके पास सम ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स, ऑपरेटिंग, ये भी आपको पे कर लें। इसने यही बात तो एंड में कही थी मेरे शहजादों, receivables and payable by the 2 other operations who will settle amounts outstanding with BLAS after। हमने कहा रेवेन्यू एंड कॉस्ट आर रिसीवेबल पेबल, रेवेन्यू भी नहीं मिला और कॉस्ट भी हमें पे करनी, इस लाइन का मतलब ये था, ठीक है ना। तो ये आ गया। और डिसमेंटलिंग का हमने अपना हिस्सा ले लिया कि भाई हमारा डिसमेंटलिंग का हिस्सा कितना आएगा। तो हमें पता चला कि डिसमेंटलिंग का जो हमारा हिस्सा है ना, सिर्फ हमारा हिस्सा, ठीक है ना भैया, वो कितना आ गया। प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग 3 मिलियन का था, सही है। मैं इसकी भी आपको वर्किंग बता देता हूँ ताकि तुम लोग परेशान ना हो, है ना। हमने कहा सर ये था 3 मिलियन का, उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ग्रो होगा वो 8% से, तो हमने मल्टीप्लाई किया 1.08, है ना। 1 साल का अगर हमने इस पर इंटरेस्ट ऐड कर दिया, उसमें से हमारा हिस्सा कितना है 3, ऐसा ही 30%, तो ये आ गया 0.972, ठीक है मेरे बच्चों। तो ये हमने इस तरीके से निकाल दिया। अब आ जाते सर इसकी, अगर हम एक टोटल बड़ी एंट्री बनाना चाहें पूरी बैलेंस शीट की, विच इज़ मोर गुड एंट्री, तो ये ऑटोमेटिकली सारी चीज़ों को अकाउंट फॉर भी कर लेगा और आपकी चीज़ें टाइप भी हो जाएंगी। तो ये वाली एंट्री को अगर आप चाहें तो इग्नोर भी कर सकते हैं। अगर सिर्फ P&L की बनाए तो ये बनाए, वरना टोटल में कॉस्ट ऑफ सेल्स डाला, एडमिन ऑपरेटिंग कॉस्ट डाली, एडमिन एक्सपेंसेस डाले, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डाला, इंटरेस्ट एक्सपेंस डाला, PPE डाल दिया वर्किंग वन से जो तुम्हारे पास आया, रिसीवेबल 15 का, रेवेन्यू 15 का, पेबल 11.7 के, प्रोविजन और जो इंडिविजुअल बुक्स में तुम्हारे पास, सही है ना, इन्वेस्टमेंट आ रही थी उसको तुम खत्म कर लोगे। वही कंसोलिडेशन वाला कॉन्सेप्ट, सब्सिडरी वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ज्वाइंट ऑपरेशन सब्सिडरी होती है, बट उसको हम जितना हमारा है उतना यूज़ करते हैं, ठीक है, उतना रिकॉर्ड करते हैं। तो हमने कह दिया सर इसको हम क्या कर देंगे, अगर तो तुम्हें करना है वैसे ये एंट्री चाहो तो ये भी बना सकते हो, बट ये ज़्यादा सूटेबल नहीं है। तो इसको हम कर देते हैं वाइट आउट। क्या कर देते हैं, वाइट हाउस नहीं, वाइट आउट, ठीक है।
तो हमने कहा सर ये एंट्री ज़्यादा बेटर है, इसी को कॉपी कर लेंगे आप, ठीक है। ये हो गई इसकी ये एंट्री दूसरी वाली, सही है मेरे बच्चों। अब आगे आते हैं। हमने कहा इस क्वेश्चन को आपने उस हिसाब से देख लेना है, किस क्वेश्चन को, जो नीचे वाला क्वेश्चन है, ऊपर वाले को नहीं। ये तो मैं जॉइंट ऑपरेशन की वर्किंग समझ रहा था। दोस्तों नीचे वाला जो क्वेश्चन है ब्लास्ट वाला, इसी का कॉपी पेस्ट तो मैं नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा कि भैया ये एक तरह से आईकेप का सवाल है, और आईकेप का सवाल है और इसका नाम है रग्बी। कौन सी बी? रग्बी। इसको मैं अपने आप को थोड़ा सा अगर छोटा कर दूँ, बट मुझे लगता है मैं जितना बड़ा हूँ ना तुम लोगों को इतना अच्छा लगेगा, मुझे चैट में बताना है ना। चलो मैं इसको अपने आप को थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। हमने कहा क्वेश्चन नंबर 31, विंटर 2022। ऑन 1 जुलाई 2021 रग्बी लिमिटेड आरएल एंटर्ड इनटू अ जॉइंट अरेंजमेंट, आईकेप का सवाल सही है ना, अरेंजमेंट विद वॉलीबॉल लिमिटेड टू सेट अप एन इंडस्ट्रियल यूनिट, टेनिस लिमिटेड विद पेड अप कैपिटल ऑफ 50। अब देखो सर कंपनी अलग बना रहे हैं, लिमिटेड बना रहे हैं, तो उसका मतलब एक नॉर्मल केस में तो जॉइंट वेंचर होगा, लेकिन अभी ये वक्त बदलेगा, जज्बात बदलेगा। कह रहा है आरएल, कौन सा एल? आर वाला एल। आरएल कह रहा है 60% शेयर इन द इक्विटी इन ऑपरेशंस ऑफ टीएल। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेट्स टू एक्टिविटीज ऑफ टीएल फॉर द साल एंडेड 30 जून 22। हमारा ये 30 जून 2022 से 1 जुलाई को हमने इन्वेस्टमेंट की थी, पूरा एक साल रही। ऑन 1 अगस्त 2021 आरएल ऑब्टेन्ड लॉन्ग टर्म लोन ऑफ 30 मिलियन फ्रॉम कमर्शियल सूदी इदारा, अल्लाह हमें सूद से बचाए, टू फाइनेंस एन इंडस्ट्रियल यूनिट which was constructed at a cost of 80 million. The unit commenced its operation from 1 अक्टूबर 21 and has useful life of 10 साल। सही है। During the year, TL earned revenues of 60 million, out of which 12 million was outstanding at year end। 60 मिलियन का था रेवेन्यू, जिसमें से 12 मिलियन अभी तक उसको रिसीव ही नहीं हुआ, ये रिसीवेबल है उसके बता दिया, बाकी का कैश मिल गया। 60 में से 12 का अगर रिसीवेबल है तो TL also paid operating cost of 26 million. TL's finance cost of rupees 4 million was paid by RL, which TL has agreed to settle after the year end. सबसे पहले ना किसी भी सवाल को करने के लिए ना आईकेप का सवाल खास है, तो उसको उर्दू में समझते हैं। रग्बी ने 60% के हिसाब से एक जॉइंट ऑपरेशंस में क्या काम किया, सही, जॉइंट अरेंजमेंट में, और जो बनाया उसका इनिशियल कैपिटल था 50 मिलियन, उसका मतलब है 60% 30 मिलियन हमने दिया था। 1 अगस्त को उस जो ज्वाइंट था हमारा वेंचर के लिए, ऑपरेशन के लिए, अभी पता चलेगा, टीएल ने 30 मिलियन का कमर्शियल बैंक से लोन भी ले लिया, ठीक है ना। और क्यों लिया? इंडस्ट्रियल यूनिट बनाने के लिए जिसकी कॉस्ट थी 80 मिलियन। द यूनिट कमेंस इट्स ऑपरेशन फ्रॉम 1 अक्टूबर 2021 एंड हैज यूजफुल लाइफ ऑफ 10 ईयर्स। 1 अक्टूबर 2021 से उसने काम शुरू किया और यूजफुल लाइफ कितनी थी? 10 साल। ड्यूरिंग द ईयर टीएल अर्न्ड रेवेन्यूज ऑफ 60 मिलियन, आउट ऑफ विच उसने रेवेन्यू कमाया। तो सिंपल अल्फाज में एक कंपनी ली, हमने 30 मिलियन अपने लगाए उसके अंदर, सही, और बाकी जो उस कंपनी ने जो है ना क्या कहते हैं काम भी शुरू हो गया उस कंपनी के अंदर, या जॉइंट कंपनी का कहूँगा भी मैं उसको फॉर द टाइम बिंग। 30 मिलियन का उसने लोन लिया, 50 मिलियन का उसके पास कैपिटल था, 80 मिलियन का उसको एक यूनिट बनाना था, और 10 साल उसकी लाइफ थी। फिर उसने रेवेन्यू भी कमाया 60 मिलियन का, उसमें से 12 मिलियन अभी भी रिसीवेबल है, और ऑपरेटिंग कॉस्ट भी हमने 26 मिलियन की उसकी पे कर दी उस यूनिट ने, ठीक है। और उसने कहा टीटीएल्स फाइनेंस कॉस्ट ऑफ 4 मिलियन वॉज पेड बाय, उसने जो इंटरेस्ट लिया था वो एक्सपेंस हमने पे किया एज आरएल ने, और टीएल ने कहा कि मैं उसको सेटल कर दूंगा। अब इसको आपको दोनों तरीकों से करना है, एक ज्वाइंट वेंचर और एक ज्वाइंट अरेंजमेंट। सबसे पहले मैं आपको करा देता हूँ ज्वाइंट वेंचर, सिंपल जो हम करते हैं इक्विटी अकाउंटिंग, सही है, उसके थ्रू करेंगे। आ जाओ, इक्विटी अकाउंटिंग के थ्रू ज्वाइंट वेंचर को हम कैसे कर रहे होंगे। हमने कहा हम लेकर के आए शेयर ऑफ प्रॉफिट। क्या लेकर के आए? शेयर ऑफ प्रॉफिट। भैया रेवेन्यू कितना है? हमने कहा सर रेवेन्यू है 60 मिलियन। ये हमें सवाल में क्यों, तुम्हारे सामने, तुम्हारे दांतों के तुम्हारे आंखों के सामने 60 मिलियन का हमारे पास जो है रेवेन्यू है, सही है, ये तुम्हें नजर आ रहा है ना। और हमने कहते हैं ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी की? 26 की। ये कहें, ये भी हमें बता दिया गया कि भैया टीएल बाबू दिए हैं 26 की कास्ट, है ना, सही है सर। फिर और बताएं, और ये बता रहे हैं हमसे चिल्ला चिल्ला के, हमें कह रहा है 4 मिलियन की फाइनेंस कॉस्ट है, अभी बता दिया कि ये भी हमने पे की है 4 मिलियन, अगर तुम्हें नजर आ रहा है ना। और फिर क्या हुआ? डेप्रिसिएशन हमने निकाली सर, 80 मिलियन का टोटल था यूनिट, सही है, जिसने काम भी शुरू कर दिया है। कैसे पता काम शुरू कर दिया? कुछ नहीं बताया, उसने कह दिया ना भैया कि कंस्ट्रक्शन थी और उसने 1 अक्टूबर से काम भी शुरू कर दिया है ना। तो 80 मिलियन का था, 10 महीने उसकी लाइफ ली हमने। अच्छा सॉरी, 10 साल उसकी लाइफ ली और 9 महीने, क्योंकि अक्टूबर में शुरू हुआ, अक्टूबर से जून कितने महीने हो गए? 9 महीने।
तो अगर तुम मेरा बच्चा गौर से देखो, 60 का रेवेन्यू, 26 की कॉस्ट, फाइनेंस कॉस्ट 4 की, डेप्रिसिएशन 6 की, तुम्हारे पास का प्रॉफिट कितना हो गया 24। अब जैसे तुमने कल एसोसिएट में क्या था, इन्वेस्टमेंट एंड कॉस्ट, ये फिगर कहाँ से आई, वही बात देख लो, 50 का टोटल लगाए, 60% हमने दिए। शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना हो गया 14.4, 14.4 है ना, ऐसा ही है, यस सर ऐसा ही है। तो 44.4 का आ गया हमारे पास इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट में। इन्वेस्टमेंट इन ज्वाइंट वेंचर कितना आ गया 14.4। अब ज्वाइंट वेंचर क्योंकि अलग एंटिटी है, हम एसोसिएट अकाउंटिंग करें, ज्वाइंट वेंचर है, याद रखना, अभी ऑपरेशंस पे नहीं है। तो उस केस में क्या होगा सर, इन्वेस्टमेंट इन ज्वाइंट वेंचर 44.4, जैसे इन्वेस्टमेंट एसोसिएट बैलेंस शीट पे आ जाती है, ये आ गई 44.4। रिसीवेबल, एसोसिएट का रिसीवेबल होता है, कल हमने पढ़ा था ना पिछली क्लास में, आई मीन कि भैया एसोसिएट जो है वो ग्रुप से बाहर की चीज़ होता है। तो 4 का उसका आ गया रिसीवेबल, कैसे आया, जो आपने कहा है कि हमने उसकी फाइनेंस कॉस्ट पे किया, अब हम रिसीव करेंगे। फिर आते हैं शेयर ऑफ प्रॉफिट पे। शेयर ऑफ प्रॉफिट कैसा है, अभी हमने निकाला कि भैया 24 का प्रॉफिट था, उसमें हमारा हिस्सा कितना था 60%, वो हमने ले लिए, ठीक है। तो अब हमने कर लिया 14.4। अब हम आ जाते हैं ज्वाइंट ऑपरेशंस की ट्रीटमेंट। ज्वाइंट वेंचर बड़ा सिंपल था, जैसे हमने एसोसिएट की वर्किंग की वैसे ही कर ली, चाहो तो इसको कर लो कॉपी, ताकि तुम लोग जिंदगी में सुकून में आ जाओ, कर लिया होगा कॉपी। अब आ जाते हैं ज्वाइंट ऑपरेशंस के ऊपर, आपके दांतों की तरह साफ और शफाफ ये भी है। क्यों भाई साफ और शफाफ क्यों है, ये भी हर चीज़ का हमें परसेंटेज में ले लेना है। रेवेन्यू 60 का उसका वो रेवेन्यू था, देखो सवाल के अंदर है ना, हाँ सर हमें पता है 60 का था, है ना, कहाँ पता है, ये बता दिया, 60 का रेवेन्यू था, 26 की कॉस्ट थी, तो हमने रेवेन्यू ले लिया, 26 की कॉस्ट का भी हमने 60% ले लिया, फाइनेंस कॉस्ट 4 की थी उसका भी 60% ले लिया हमने, ठीक है। हर एक चीज़ का हमने लिया है 60%, और हमने डेप्रिसिएशन जो उसकी टोटल आई थी अभी हमने ऊपर निकाली थी, है ना, 6 की 80 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 9/12, उसका भी हमने 60% ले लिया। तो हमने कह दिया पीएनएल पे, तो यहाँ पर भी इम्पैक्ट कितना आ गया 14.4। पीएनएल का इम्पैक्ट तकरीबन दोनों का हमेशा सेम आएगा, अनटिल अनलेस कोई शरारती पॉइंट हो, ठीक है ना। तो हमने देखा 14.4 पीएनएल का इम्पैक्ट इसका भी आ गया। बैलेंस शीट इम्पैक्ट इसका थोड़ा सा अलग आएगा, वहाँ पर हम एक लाइन दिखाते हैं इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट, है ना। यहाँ पर भी देखो पीएनएल में हमने अलग अलग आइटम करके दिखाएंगे, हम रेवेन्यू में अलग ऐड करेंगे 36, ऑपरेटिंग कॉस्ट में अलग ऐड करेंगे, कंसोलिडेशन में, फाइनेंस कॉस्ट में अलग करेंगे, डेप्रिसिएशन में अलग करेंगे, ठीक है। बैलेंस शीट में हम आते हैं, बैलेंस शीट में क्या करेंगे, 80 का एसेट था, 6 से पहले साल डेप्रिशिएट हुआ, लेकिन हमारा कितना है 60%, तो हमने क्या कर दिया 60% लिया। फिर हमने कहा सर लॉन्ग टर्म लोन लिया हमने, वो कितना है हमारे पास, टोटल उसने लोन लिया था 30 का, हमारा हिस्सा कितना है, मेरा है 60%, ठीक है, वो मैंने ले लिया 60%। कस्टमर से रिसीवेबल कितना था 12 का था, ये हमने ऊपर ही डिसाइड कर लिया था कि भैया 60 की उसकी वो थी, उसमें से 12 का उसका रिसीवेबल था, है ना, तो 48 उसको मिल चुका था, तो मैंने 12 का रिसीवेबल अपने पास रिकॉर्ड कर लिया, कितना हो गया ये 7। फिर मैंने कहा कैश कितना है, कैश की फिगर कैसे है, ये भी बहुत सिंपल है, 48 भैया, अगर 60 की सेल्स थी, 12 का रिसीवेबल है, तो बैलेंस कितना बचा 48, और ये मैंने अपने पास रिकॉर्ड कर लिया, तो ये हो गया मेरे पास 29। और रिसीवेबल ऑफ फाइनेंस कॉस्ट, वो भी मैं अलग से रिकॉर्ड करूंगा कि भैया टोटल 4 की का जो है ना हमारा वो था, ये ज़रा इंपॉर्टेंट है, टोटल 4 की हमने अपनी जेब से पे कर दी थी फाइनेंस कॉस्ट, और बाकी 2 ने पे नहीं की, तो उसका रिसीवेबल आप देखोगे हम 60% नहीं ले रहे, उसका रिसीवेबल हम लेंगे 40%। 60% तो हमने किया है ना, क्या हम यहाँ तक क्लियर हैं। तो जॉइंट वेंचर क्या होते हैं, सेम एज एसोसिएट, इन्वेस्टमेंट, शेयर ऑफ प्रॉफिट, इम्पेयरमेंट, डिविडेंड जो करते हो। ज्वाइंट ऑपरेशन में क्या होता है, जितने % है उसको ले लो और रिकॉर्ड कर लो। आई होप यहाँ तक हम क्लियर होंगे, है ना सर। अब इसी के साथ हम एक और चीज़ करते हैं आज की 5वीं क्लास में, और वो है मैं एक्स्ट्रा वर्किंग आपको बाद में समझाऊंगा। हमने कह दिया कभी कभी ना किसी को, और वही बात जो होता है ना कि कुछ लड़के बहुत तेज़ होते हैं, खवातीन तो मैं बता रहा हूँ, तुमने उनको शुरू में रिजेक्ट कर दिया, वो बोलते हैं कि हमें अपना दोस्त बना लो, वी विल बी योर बेस्ट फ्रेंड, ओके। अब फिर क्या करते हैं वो बेस्ट फ्रेंड बन के खुद की आदत आपको लगाते हैं, सही है, ताकि आपको उनकी आदत लग जाए, यू विल एंजॉय देयर कंपनी। जब अल्टीमेटली आपको उनकी आदत लग जाती है, वो आपको प्रपोज कर देते हैं और आप मना भी नहीं कर पाती है, सही है।
या कर भी दें तो वो होता है, ये स्टेप होता है। तो इसको होता है आहिस्ते आहिस्ते अपना बनाना। अब कैसे अपना बनाते हैं आ जाए भाई। अगर आपके पास 20% से भी कम होल्डिंग है, 15% है, तो आपने कहा वो मेरा IFRS 9 के हिसाब से होगा। अब आपने मजीद 30% होल्डिंग किसी भी कंपनी की खरीद ली, सही है, आप पेरेंट है, आपने खरीद ली, तो वो IFRS 9 से एकदम जंप कर जाएगा IAS 28। और फिर आपने मजीद 6% खरीदी तो बन जाएगा सब्सिडरी। जब सब्सिडी बनेगा तो मसला होगा। और वो जो मसला होगा तो उसकी एक एक्स्ट्रा वर्किंग होगी। वो वर्किंग क्या होगी, सही है, वो हमने कह दिया एक सॉर्ट ऑफ ऐसी वर्किंग होगी जिसको हम अगले क्लास में फिर देख भी लेंगे, सही है ना। ये याद रखना कि जो एग्जिस्टिंग होल्डिंग होगी जब एसोसिएट से वो सब्सिडी बनेगा, दोस्त से जब वो दोस्त से बढ़कर बनेगा या बनेगी, सही है, तो फिर आपने कहा उसके केस में गेन या लॉस रिकॉर्ड करना होगा, जिसमें आप निकालेंगे फेयर वैल्यू ऑफ एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट, कंसिडरेशन पेड, NCI और नेट एसेट, और आपके पास जो एक गुडविल वाला जो सीन है, खैर उसको हम बाद में देख लेंगे किस तरीके से करना है। ये वाली बस चीज़ याद रखना, सही है। इसको हम कहते हैं स्टेप एक्विजिशन गेन और लॉस। इसको अगर नहीं भी अभी देखोगे तो भूल कोई मसले की बात नहीं है। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं मेरा बच्चा। आज की क्लास में हम स्टोरी टाइम में बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पर, और वो है, क्योंकि अब तुम लोग फर्म में हो या कंपनी में और नए नए दिन होंगे, FFR की क्लासें ले रहे हो या पुराने भी हो गए होंगे, तो एक चीज़ होती है जो कि मुझे बड़ी हेल्प करी ज़िंदगी के अंदर। अब तो खैर टाइम इतना नहीं होता चीज़ों का, अब हम करते ही वो काम है, और वो है रिव्यू। पहले हम जब छोटे थे ना, तो हम अपना काम सीनियर को दिखाने से पहले करते थे सेल्फ रिव्यू। उससे यकीनन आपको कोई ना कोई फंड नज़र आ जाता है भाई। आप एग्जाम शीट में भी अगर अपने आंसर को एक दफ़ा पढ़ लिया ना, करने के बाद, खैर CA में इतना टाइम देता, तुम्हें याद होगा तुमने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर इंटर FSC कहीं ना कहीं A लेवल्स में किया हुआ होगा कि अपना आंसर एक दफ़ा रीचेक किया होगा, तुम्हें कोई ना कोई भंड पता चला होगा। तो अक्सर हमारे काम में भी ऐसा होता है। लेकिन क्या होता है, वहाँ पर एग्जाम में जो भंड होता है ना, उसकी सेवेरिटी बहुत टाइम बाद, 2 महीने बाद पता चलती है, इतना भूल चुके होते हैं। काम में भंड हुआ ना तो सीनियर वहीं पे जलील कर देगा भाई। तो अपने काम की आदत डालो सेल्फ रिव्यू की। ये बहुत, कल मैंने टिप दी थी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर हमने तुम्हें टिप दी सेल्फ रिव्यू। सेल्फ रिव्यू की आदत डालोगे तो बहुत तेज़ी से बहुत ऊपर जाओगे। अपना बेहद ख्याल रखना, दुआओं में मुझे याद रखना। हम मिलेंगे इंशाअल्लाह अगली क्लास में। अल्लाह हाफिज़।